तो आज हमारा 8वां क्लास है पृथ्वी के परिमंडल के पाठ में। इसके पहले वाली वीडियो में मैं आप सभी को स्थल मंडल के बारे में बताया था, स्थलाकृत के बारे में, और इसमें सभी महासागरों के सीमांत महासागर के बारे में बताया था और कितने महासागर इन सभी के बारे में बताया। तो आज का जो टॉपिक है, कल वाले टॉपिक में मैं आप सबको कल वाले वीडियो में आप सभी को चक्रवात का जो है थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था, तो उसमें कुछ बचा था, उसको आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है चक्रवात है, साइक्लोन। तो चक्रवात को जो है टी स्केल यानी मापक के द्वारा मापा जाता है। चक्रवात जो है इसको टी स्केल मापक के द्वारा मापा जाता है। टी स्केल माने मापक होता है, इसे के द्वारा मापा जाता है। चक्रवात से होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। यहाँ मैंने पॉइंट के रूप में लिखा है, चक्रवात से होने वाली वर्षा को जो है चक्रवाती वर्षा कहते हैं। हरिकेन, ये सभी मतलब एक तरह की मतलब चक्रवात ही हैं, एक तरह की मतलब तूफान ही है, ये सभी तूफान के हैं। तो चक्रवात के प्रकार है। तो चक्रवात वर्षा कहलाती है, यानी चक्रवात से होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। हरिकेन दूसरा टार्नेडो, साइक्लोन, चक्रवात, नीलम, टाइफून, बिली, ये सभी चक्रवात के समझो उदाहरण ही हैं, एक ही तरह का तूफान ही है। हरिकेन क्या है, थोड़ा सा एक एक करके मैं डिटेल बताता हूँ। हरिकेन यह एक जो है एक प्रकार का तूफान है जिसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में हरिकेन जो है सबसे अधिक शक्तिशाली है एवं विनाशकारी तूफान होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय अथवा उष्णकटिबंधीय जल के ऊपर बनने वाली निम्न दाब मुक्त मौसम युक्त मौसम प्रणाली ग्रहण करती है। क्या कहा कि हरिकेन जो है यह एक प्रकार का तूफान है जिसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात या ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में हरिकेन जो है सबसे अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उष्णकटिबंधीय अथवा उप उष्णकटिबंधीय जल के ऊपर बनने वाली निम्न दाब युक्त मौसम प्रणाली ग्रहण करती है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई हरिकेन की? तो इसकी उत्पत्ति जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति जो है अटलांटिक बेसिन में होती है। अटलांटिक बेसिन में होती है। और उत्पत्ति कैसे हुई? उत्पत्ति तो होगी, लेकिन कैसे हुई? तो यह एक ऐसी इंजन के समान होते हैं, मतलब यह एक इंजन के समान, ये थोड़ा सा सरल भाषा मतलब एकदम साधारण भाषा में समझाने की कोशिश मैंने किया है यहाँ पर। तो मैं चाहता तो आपको यहाँ पर बोल के भी समझा सकता है, ये जो मैंने लिखा हो। तो मैं चाहता हूँ हर एक चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर मैं इसको लिख दिया हूँ, जिससे आपको मतलब और अच्छा समझ में आए, या नोट्स भी तैयार है। तो इसलिए मैं आपको लिख कर समझाता हूँ। मतलब पढ़ता तो ही, रीडिंग तो ही करता हूँ मैं जो लिखा हूँ, लेकिन उसे मैं थोड़ा सा समझाते चलता हूँ। इसलिए मैं जो भी मैं बोलता हूँ इसमें मैं आपको प्रदर्शित कर दिया हूँ, लिख दिया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब हरिकेन की उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन कैसे हुई? तो यह एक ऐसे इंजन के समान होते हैं जिनके संचालन के लिए ईंधन के रूप में गर्मी नमी युक्त वायु की आवश्यकता होती है। जैसे कि इनका निर्माण जो है केवल ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है जहाँ सतह से नीचे कम से कम 50 मीटर यानी 165 फीट की गहराई पर महासागर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या कहा? इनका निर्माण जो है, हरिकेन का निर्माण जो है केवल ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है जहां सतह से नीचे कम से कम 50 मीटर अर्थात 165 फीट की गहराई पर महासागर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है। टॉर्नेडो क्या होता है? टॉर्नेडो जो है ये एक प्रकार का बवंडर है, ये भी एक मतलब तूफान ही है, ये एक प्रकार का बवंडर है। बवंडर एक प्रकार तूफान ही है जो आता है हर जगह आता है, लेकिन ज़्यादा करके ये अमेरिका में ठंडी जगह पे आता है, या अमेरिका जगह में आता है, अमेरिका में ज़्यादा आता है। तो एक प्रकार का बवंडर है यह हवा का एक तेज़ी से घूमने वाला स्तंभ है। यह तूफान अमेरिका में सबसे ज़्यादा आता है। ये जो है टॉर्नेडो, यह बवंडर कहते हैं। बवंडर जो है टॉर्नेडो जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तब बनते हैं, कब बनते हैं? जब अलग अलग तापमान और आर्द्रता को दो द्रव्य यानी निलंब होते हैं। बवंडर कब बनते हैं? जब अलग अलग तापमान और आर्द्रता के दो द्रव्य निलंब होते हैं। तो यह पदार्थ तो जैसे मतलब यहाँ पर कहा है बवंडर कैसे बनते हैं, जैसे यहाँ पर बनते हैं अलग अलग तापमान के और आर्द्रता के द्रव्य के। तो यहाँ पर मतलब कौन कौन से मिलते हैं वो बता दिया। जैसे गर्म जल मिलते हैं, गर्म जल वाष्प में बदलता है, जैसे गर्म जल हुआ वाष्प में बदलता है। और ऊपर वातावरण में यहाँ पर मैंने जैसे गर्म जल वाष्प में बदलता है और वाष्प जो है ऊपर वातावरण में पहुँचता है, यही ठंडी हवा से मिलकर प्रतिक्रिया कर लेता है, यानी रिएक्शन कर लेता है और तूफान के रूप में सामने आता है। और यही जो है तूफान के रूप में सामने आता है।
साइक्लोन। साइक्लोन क्या है? जैसे तूफान, तेज हवाएं, बारिश तथा बर्फ़। तूफान, तेज हवाएं, बारिश तथा बर्फ़ और ओले या ओले पड़ना जब ये धरती पर होते हैं तो आम तूफान कहलाते हैं। यही सब मतलब जो है ये सब पॉइंट जो है, जैसे तूफान हुआ, तेज हवाएं जो होती हैं और बारिश होती हैं, बर्फ़ या ओल जब पड़ते हैं तो ये सब ये धरती पर पड़ते हैं तो थोड़ा सा मतलब आम होती है, थोड़ा सा आम बात है। तो जब ये धरती पर होते हैं तो आम तूफान कहलाते हैं। लेकिन जब ये समुद्र में पड़ते हैं तो समुद्र से उठने वाले स्टोर्म को साइक्लोन कहते हैं। स्टोर्म माने तूफान होता है, आंधी होता है, इंग्लिश वर्ड है, साइक्लोन कहते हैं। तो इसी को साइक्लोन कहते हैं। तो इसी प्रकार वो सभी मतलब जिनने बताया था वो सभी तूफान ही एक प्रकार का है। तो मैं ज़्यादा सबको डिटेल नहीं बताता हूँ, यहाँ तक हो गया। अब जल चक्र क्या होता है? द वाटर साइकिल पृथ्वी पर पाया जाता है। यानी कि जल चक्र यानी जल जो है, पानी जो है पृथ्वी पर 3 तरह से पाया जाता है, ठोस में, द्रव में, गैस में। तो ये जो है जल चक्र का तात्पर्य जो है जल के तीनों रूपों की आपसी परिवर्तन में जल है वो तीनों रूपों में कैसे परिवर्तित होता है उसी को जल चक्र कहते हैं। जैसे ठोस से द्रव में परिवर्तित हुआ, द्रव से गैस में परिवर्तित हुआ, वही जल चक्र। दिस प्रोसेस मतलब इसका प्रोसेस इस तरह का होता है। किस तरह का प्रोसेस है? वाष्पीकरण। जल चक्र का प्रोसेस मतलब कैसे परिवर्तित होते हैं ये जो ठोस, द्रव, गैस जो है ये कैसे आपस में परिवर्तित होते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा, इन्हीं तीनों कारण से ही परिवर्तित होते रहते हैं यहाँ पर। जल चक्र इन्हीं प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। यही तीनों प्रक्रिया द्वारा जल चक्र जो है संपन्न होता है। पृथ्वी का जल वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में पहुँचता है। वाष्पीकरण यानी कि भाप के रूप में ये वायुमंडल में पहुँचता है। इस प्रक्रिया द्वारा जल द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। गैस अवस्था से ही वायुमंडल में जाता है। तो वायुमंडल की जलवाष्प ठंडी होकर पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है। वायुमंडल की जो जलवाष्प है यानी हवाएं हैं वो ठंडी होकर पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित होती हैं। इससे संघनन कहते हैं। जैसे ये काम उदाहरण है, मतलब जैसे आप सब्जी बना रहे हैं या मतलब भगोने में सब्जी बना रहे हैं तो वहाँ पर या फिर तो उसे आप जो उसके ढक्कन को आप जब वहाँ से हटाएंगे उसके ऊपर से तो वहाँ पर आप देखेंगे कि मतलब उसकी ढक्कन के पेंदे पर पानी से मतलब बूंदें सब होती हैं। तो बूंदें जो है पहले भाप थी तो उससे जब वहाँ से मतलब गर्म की जगह से ठंडी में आई तो वहाँ पर वातावरण वहाँ से चेंज हुआ, वातावरण उठा तो ये मतलब पानी में बदल गई। तो वही है वायुमंडल की जलवाष्प जो है वो हवाएं जो हैं वो ठंडी होकर जब वो ठंडी होती हैं तो द्रव में परिवर्तित हो जाती हैं। उसी तरह जो ढक्कन में हवाएं लगी थी, हवा थी, वो भाप थी, लेकिन जब वहाँ से ठंडी में वहाँ से हटी तो ठंडी हो गई तो वहाँ से वो पानी बन गई, वह परिवर्तित होती है। इसे संघनन कहते हैं। उस क्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। तो ये दूसरा संघनन है। संघनन का रूप जो है बादल, कुहरा, ओस, इन तीनों रूप में हो सकता है। बादल के रूप में भी, कुहरा के ओस में भी। संघनित जल की बूंदों के पर्याप्त भारी हो जाने पर, संघनित जल जो ये संघनन का जल जो है ये पर्याप्त भारी हो जाने पर यानी थोड़ा सा बड़ा हो जाने के बूंद के रूप में पर्याप्त हो जाने पर ये वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर आता है। तो मतलब ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलता रहता है। तो वर्षा का रूप इस तरह वर्षा में, फुहारा में, ओला में, हिमपात में भी आ सकता है। तो ये नियम है। मतलब जैसे यहाँ से होता है वर्षण से होता है, वर्षण होता है बरसता है तो यहाँ से फिर वाष्पन होता है, यहाँ से वहाँ से धरती से फिर यहाँ पे संघनन की क्रिया की फिर यहीं पे धरती पे आता है। तो ये नियम हरदम चलता रहता है निरंतर। तो ये जल चक्र का डायग्राम। तो वर्षण, संघनन एवं वर्षण दिस प्रोसेस कीप्स मूविंग। मतलब यह जो वर्षण, संघनन और वर्षा है ये जो तीनों हैं वाष्पन, ये वाष्पन है। वर्षा, संघनन एवं वाष्पन जो है यह हमेशा मतलब मूविंग करने वाली, ये जो हमेशा मूव करती हैं, ये जो रूल है हमेशा मतलब चलती रहती है। प्रोसेस जो है हमेशा रिप्लाई होती है, चलती रहती है। तो यह है इस प्रकार जल चक्र का एक लगातार सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये हुआ। तो आज का टॉपिक यही था और कल मैं थोड़ा सा इस चैप्टर में यानी पृथ्वी के परिमंडल के चैप्टर में थोड़ा सा बाकी है। कल की वीडियो में आप सभी को उसको पूरा सा बता दूंगा। तो नेक्स्ट चैप्टर इसके नेक्स्ट दिन में हमारा स्टार्ट होगा। था